हेलो, चमन मेडिकल स्टोर। लक्की ने दुकान में बज रहे फोन पे कहा, मुझे कॉन्डम का एक डब्बा और टिश्यू पेपर के 2 बॉक्सेस चाहिए। जल्दी से ये सामान लेके ब्लूमिंग नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 में ले आओ, जल्दी लाना, समझे? इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लक्की ने अपना सर निराशा से हिलाया। लगता है ज्यादा ही जल्दी है इसको। लक्की ने सामान पैक किया, रेनकोट पहना और तेज हो रही बारिश में निकल पड़ा होटल ब्लूमिंग नाइट्स में डिलीवरी करने के लिए। उस समय रात के 9 बजे थे और तेज बारिश हो रही थी। लक्की डिलीवरी के चक्कर में बुरी तरह से भीग चुका था, बट किस्मत से उसका सामान गीला नहीं हुआ था। लक्की जल्द से जल्द डिलीवरी कर फ्री होना चाहता था, इसलिए रफ्तार से होटल की तरफ बढ़ता गया। जब लक्की कमरा नंबर 303 के बाहर पहुंचा, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। किसी ने तुरंत दरवाजा खोला। ये रहा आपका ऑर्डर। लकी सामने का नजारा देख सन्न हो गया, क्योंकि जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं, लकी की गर्लफ्रेंड डिंपल थी। डिंपल ने सफेद रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके काले घने बाल उसके कंधे को गीला कर रहे थे। लकी को डिंपल के शैम्पू और शावर जेल की खुशबू आ रही थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी डिंपल को घूर रहा था। उसको गहरा सदमा लगा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिंपल ने पूछा। डिंपल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और डिंपल कमरे में एक कदम पीछे हो गई। डिंपल का दिमाग सन्न हो गया था और उसका सर चकराने लगा। क्या हुआ बेबी? एक अनजान इंसान दरवाजे पे आकर बोला। उसने भी सफेद रंग का बाथरोब पहना हुआ था और लक्की ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? लक्की के अंदर उबल रहा गुस्सा फट पड़ा और वो राहुल को सबक सिखाने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, डिंपल ने राहुल के आगे आते हुए कहा। अपने आप को लगे शौक से उभरते हुए डिंपल ने मामले को संभालने की कोशिश की, क्योंकि डिंपल के बॉयफ्रेंड लक्की को उसके धोखे के बारे में पता चल चुका था। अब वो लक्की से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। डिंपल ने लक्की की आंखों में देखा। लक्की, हमें ब्रेकअप करना होगा। ब्रेकअप? लक्की हैरान था। वो अपनी फटी हुई आंखों से डिंपल को घूरने लगा। डिंपल, हम 1 साल से भी ज्यादा समय से एक साथ हैं और तुम अब मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? हम दोनों को अपने अलग रास्तों पे जाना ही होगा। डिंपल ने बिना पलक झपकाए, बिना किसी शर्म के लक्की से कहा। तुम इतने शॉर्ट क्यों हो गए लक्की? तुम बस जिंदगी जीने की आम सी चीजें ही जुटा पाते हो। कोई महंगा गिफ्ट देने की तुम्हारी औकात ही नहीं। और जब तक मैं तुम जैसे फटीचर के साथ रहूंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे और मैं ऐसी गरीब फटीचर जिंदगी नहीं चाहती। मैं तुम्हारी तरह गरीबी में नहीं जी सकती। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा नादान और भोली थी और मैंने तुम जैसे लूजर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इतना कहते ही डिंपल राहुल के बाहों में आ गई और लक्की से बोली, आज से राहुल ही मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? अबे फटीचर लक्की, तू तो लाइफ के साथ साथ प्यार में भी गरीब हो गया रे। राहुल ने लक्की का मजाक उड़ाते हुए ताना मारा। कीचड़ से सने कपड़े पहने रेनकोट में भीगा हुआ लक्की थर थर कांप रहा था। वो सोचने लगा कि शायद डिंपल सही है, कि वो एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल ने लक्की से सामान का पैकेट लिया, उसमें से कॉन्डम का पैकेट निकाला और लक्की को चिढ़ाते हुए बोला, मैं शानदार होटल में हूँ और मेरी ही गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड मेरे लिए प्रोटेक्शन का पैकेट लाता है और तू साले सिंगल है। इससे बड़ा लूजर कोई हो ही नहीं सकता। तू अभी भी यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा है। डिंपल ने लक्की पे गुस्से से चिल्लाया। अच्छा ही है कि ये लक्की अभी भी यहीं है। क्या तुम देखना चाहोगी मुझे इसकी हड्डी पसली तोड़ते हुए? बोलो डिंपल बेबी, तोड़ दूं तुम्हारे एक्स की हड्डियां। राहुल की बातें सुन लक्की खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो धीरे से पीछे मुड़ा और चुपचाप होटल के कमरे से बाहर चला गया। अबे फटीचर, ये सामान के पैसे नहीं लेगा? सही है, मतलब मुझे गर्लफ्रेंड भी मिल गई और फ्री का सामान भी। राहुल को लक्की की ये हालत देख मजा आ रहा था और वो डिंपल के साथ कमरे में चला गया। जब लक्की होटल से बाहर निकला, बारिश पहले से भी और तेज हो चुकी थी। लक्की ने अपना रेनकोट उतार के फेंक दिया और बारिश का ठंडा पानी उसके शरीर को भिगाने लगा और उसका दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगा। डिंपल ने लक्की को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि डिंपल को लगता था कि लक्की के पास पैसा नहीं है। ऐसे पैसे की पुजारी लड़की से पिंड छूटना तो खुश होने की बात है, तो फिर मैं दुखी क्यों रहूं? लक्की की जेब में उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। लक्की ने फोन निकाल के देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मैसेज भेजने वाले नंबर पे पड़ी, वो चलते चलते रुक गया। फोन पे आया मैसेज पढ़ते ही लक्की का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। परिवार द्वारा की गई रिसर्च के बाद अग्रवाल परिवार ने यह फैसला किया है कि उनके बेटे ने जायदाद पाने के लिए रखी गई शर्त पूरी कर ली है और आज से लक्की को फिर से जायदाद का वारिस बनाया जाता है। लक्की के मोबाइल स्क्रीन पर बारिश की बूंदें गिरने लगी, जिससे वो मैसेज धुंधला दिखने लगा। लक्की का दिमाग चकराने लगा। अगर ये मैसेज सही समय पे आ गया होता तो शायद लक्की भूल ही गया था कि वो एक बहुत बड़े रईस खानदान से है और पिछले 7 सालों से उसका परिवार उसको जायदाद से बेदखल कर उसकी बहुत ही कठोर परीक्षा ले रहा था और अब फाइनली वो परीक्षा खत्म हो चुकी थी।
अग्रवाल परिवार की बेशुमार दौलत जिसका लकी हकदार था अब उसे फाइनली मिल चुकी थी। लकी अगली सुबह जल्दी उठ गया और शहर पहुंच गया। खुशी में झूमता हुआ लकी अपनी कार से निकला और सीधे शहर के बीचों बीच बने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए बने न्यू सिटी बैंक की तरफ बढ़ने लगा। बैंक के आसपास ढेरों लग्जरियस कार्स खड़ी हुई थी। उस बिल्डिंग के आसपास से गुजर रहा हर शख्स कम से कम करोड़पति था। उनके कपड़ों और हाव भाव से ये बात साफ जाहिर हो रही थी। लकी तेज तेज चलते हुए बैंक के गेट के पास पहुंचा और उसने धक्का देकर बैंक का गेट खोल दिया। आउच! बैंक का मेन गेट अंदर बाहर दोनों तरफ खुल सकता था और लकी ने जल्दबाजी में गेट को अंदर की तरफ धकेल दिया था और वो दरवाजा बैंक के अंदर खड़ी एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की से जा टकराया जो बैंक के बाहर जाना चाह रही थी। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। लकी ने तुरंत माफी मांगी। क्या मतलब तुम्हारा कि तुमने मुझे देखा नहीं? क्या मैं इनविजिबल हूँ? उस लड़की ने अपने माथे पे लगी चोट को सहलाते हुए कहा। तभी बैंक की असिस्टेंट मैनेजर यास्मीन ये घटना देखकर वहाँ आ गई। उसने सबसे पहले उस लड़की का हालचाल पूछा और फिर बहुत ही घिन से लकी की तरफ देखा। जैसे ही यास्मीन ने लकी को देखा उसके दिमाग में शक होने लगा क्योंकि न्यू सिटी बैंक बाकी बैंकों से अलग था क्योंकि इस बैंक के कस्टमर सिर्फ शहर के बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन थे। यास्मीन जानती थी कि वो लड़की यहाँ अपने बिजनेसमैन पापा के साथ आई थी, बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि लकी जैसा फटीचर उस बैंक में क्या कर रहा था। लकी के कपड़े और हुलिया देख यास्मीन को यकीन हो चुका था कि ये उसके बैंक का कस्टमर हो ही नहीं सकता। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? यास्मीन ने बहुत ही नकली विनम्रता और हंसी के साथ पूछा। लकी ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपने पैसे निकालने आया हूँ। पैसे निकालने? लकी को घूरते हुए हैरत में यास्मीन ने कहा, तुम्हारे पास कार्ड है? यास्मीन ने नकली फॉर्मेलिटी वाली हंसी के साथ लकी से पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए की सेविंग होना जरूरी थी कार्ड हासिल करने के लिए। यास्मीन को विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़े इंसान को न्यू सिटी बैंक के उसूलों के बारे में कुछ नहीं पता था और शायद वो सोच रहा था कि बाकी बैंक के कार्ड्स भी इस बैंक में चल जाएंगे। नहीं, लकी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जिस लड़की को गलती से बैंक के दरवाजे पे चोट लग गई थी, लकी की नादान बातें सुन के हंसने लगी और उसे समझ आ गया कि इस लड़के पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो बेटा। हाथों में डॉक्यूमेंट्स को जमाते हुए पीछे से आते उस लड़की के पिताजी ने कहा, मैं और पापा चलते हैं। उस लड़की ने यास्मीन से हाथ मिलाते हुए कहा और फिर लकी को घृणा की नजरों से देखते हुए यास्मीन को ताना मारा। अगर इस तरह के लोग आपके बैंक में आएंगे तो आपके बैंक की इज्जत का कचरा हो जाएगा और कस्टमर्स भी नाराज हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये दोबारा नहीं होने देंगी। इतना कहते हुए उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बैंक से बाहर चली गई। अपना ख्याल रखिएगा। यास्मीन उनके पीछे पीछे उन्हें बाय बोलने गई और उनके कार में बैठ के जाने तक बैंक के बाहर ही खड़ी रही। यास्मीन लकी को बैंक से जल्द बाहर निकालने के इरादे से पीछे मुड़ के बैंक के अंदर आती है, मगर जहाँ पहले लकी खड़ा था अब वहाँ कोई नहीं था। जाने कहाँ चला गया वो? यास्मीन ने सोचा। हो सकता है शायद हमारी बातचीत के बाद उसे शर्म आ गई हो और वो धीरे से बैंक से बाहर चला गया हो। ये सोचकर यास्मीन को थोड़ी राहत मिली, मगर फिर जैसे ही वो अपना काम करने आगे बढ़ी उसने सरसराती निगाह से किसी को जाते हुए देखा। ये रहा वो फटीचर छुप के बैंक में घूम रहा है, यास्मीन ने सोचा। तब तक वो वीआईपी लाउंज के गेट तक पहुंच चुका था और वीआईपी गेट की पिलर की आड़ में गायब हो गया था। वीआईपी लाउंज सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल कस्टमर्स के लिए था जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए थे और इस आदमी ने तो खुद कहा था कि उसके पास तो बैंक का कार्ड भी नहीं है। अगर मैंने इसे अंदर जाने दिया तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। रुक जाओ, हिलना मत। यास्मीन घबराहट में जोर से चिल्लाई। बैंक के सारे कस्टमर्स परेशान होकर यास्मीन की तरफ देखने लगे। यास्मीन माफी मांगते हुए शर्माई और तेज रफ्तार से लकी की तरफ जाने लगी, बट लकी तो पहले ही वीआईपी लाउंज के अंदर जा चुका था। वीआईपी लाउंज के अंदर वीआईपी रूम का गेट खोल अंदर कदम बढ़ा चुका था। कैसा बेशरम इंसान है! यास्मीन गुस्से में लकी के पीछे पीछे भागी। यास्मीन ने वीआईपी रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से लॉक्ड था। ओ हेलो! वीआईपी कमरे के अंदर मौजूद बैंक मैनेजर आराम से सोफे पे फैला हुआ अपना मोबाइल देख रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला वो तुरंत उठ के बैठ गया और उसने अपना मोबाइल छुपा दिया। नॉर्मली जब भी कोई वीआईपी कमरे में आता था तो यास्मीन बैंक मैनेजर को पहले ही इन्फॉर्म कर देती थी। बैंक मैनेजर होने के नाते वो शख्स 31 वीआईपीज का अकाउंट हैंडल करता था और वो हर वीआईपी क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह जानता था। बैंक मैनेजर तुरंत ही सामने खड़े लकी को नमस्ते करने लगा, ये सोच के कि शायद वो थोड़ी देर पहले उसके सोफे पे लेटे रहने की बात भूल जाएगा। मगर जैसे ही बैंक मैनेजर ने लकी को देखा वो बर्फ की तरह जम गया। बैंक मैनेजर को यकीन हो गया था कि लकी उनके वीआईपी कस्टमर्स में से एक नहीं था, ना ही वो उनमें से किसी का रिलेटिव था। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं?
लकी की तरफ शक की निगाह से देखते हुए बैंक मैनेजर ने पूछा। दिखने में लकी 20 साल का था, लेकिन मैनेजर को कोई आइडिया नहीं था कि लकी कौन था। लकी ने सीधे मुद्दे की बात की। मैं यहाँ अपने पैसे निकालने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास हमारे बैंक का कार्ड है? लकी पे शक करते हुए मैनेजर ने पूछा। नहीं, लकी ने छूटते ही जवाब दिया। बैंक मैनेजर को जब अपना शक सही साबित होते दिखा तो उसकी टेंशन कम होने लगी, लेकिन उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया, क्योंकि वीआईपी रूम में आने के लिए किसी इंसान के खाते में कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए थे, लेकिन इस इंसान के पास कुछ नहीं था। तो फिर वो इतना रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट क्यों था? आई एम सॉरी सर, लेकिन हम कार्ड के बिना पैसे नहीं दे सकते। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? शायद पागल है कोई, मैनेजर ने सोचा। भगवान जाने यास्मीन ने इसे क्यों अंदर आने दिया। मंडे की मीटिंग में मुझे यास्मीन से इस बारे में बात करनी ही होगी। आप लोगों के पास फिंगरप्रिंट स्कैन है ना यहाँ पे? लकी ने फटाक से पूछा। बैंक में मौजूद फिंगरप्रिंट सिस्टम शहर के सबसे अमीर लोगों के इस्तेमाल के लिए ही था। सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का ही फिंगरप्रिंट बैंक रिकॉर्ड में स्टोर्ड था, लेकिन अभी तक किसी ने इस सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए नहीं किया था। तुम फिंगरप्रिंट स्कैन का इस्तेमाल करना चाहते हो? मैनेजर अब लकी को सर की जगह तुम कहने लगा था। हाँ, लकी ने सर हिलाया। मैनेजर की कंफ्यूजन और चिंता पल पल बढ़ती जा रही थी। आखिर क्यों ये लड़का, जिसका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैन करना चाहता है? लेकिन इस अजीब रिक्वेस्ट के बाद भी मैनेजर ये सोच के मन ही मन उस लड़के का मजाक उड़ा रहा था कि फिंगरप्रिंट स्कैन में फेल होने के बाद उसकी शक्ल देखने लायक होगी। यही सोचते हुए उसने लकी को फिंगरप्रिंट स्कैन करने की इजाजत दे दी। क्या पता कि वाकई कोई कस्टमर निकला तो? मैनेजर ने एक तिजोरी खोली और उसके अंदर से फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन मशीन निकाली, जिसका इस्तेमाल उसने पहले कभी नहीं किया था। अपना अंगूठा यहाँ रखो, मैनेजर ने लकी को इशारा करते हुए कहा, और लकी ने अपना अंगूठा मशीन पे लगा दिया। डिवाइस से जोर की आवाज आई और मशीन पे लाल लाइट ब्लिंक करने लगी और मशीन की एलसीडी स्क्रीन पे मैसेज आया, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। अचानक बैंक मैनेजर के चेहरे पे गुस्सा उभरने लगा और वो लकी को घूरने लगा। मैनेजर ने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल लगाने लगा। रुको, प्लीज रुको, लकी ने गुहार लगाई। हो सकता है फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड मेरे अंगूठे का ना हो, मैं एक बार अपनी दूसरी उंगली स्कैन करता हूँ। बैंक मैनेजर हंसने लगा। तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, तुम्हारा अंगूठा काम नहीं किया तो दूसरी उंगली यूज करोगे, और उसने भी काम नहीं किया तो फिर एक उंगली, और जब उंगलियां खत्म हो जाएगी तो क्या पांव की उंगली लगाओगे? लेकिन तब तक लकी ने अपनी इंडेक्स फिंगर स्कैन एरिया पे दबा दी थी। मैनेजर ने सोच लिया था कि अगर इस बार लकी की उंगली स्कैन में फेल हो गई तो वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेगा और उसको अरेस्ट करवा देगा। इस बार मशीन पे ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगी और मशीन की स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश होने लगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। फैमिली अकाउंट नंबर 01, वेरीफायर मिस्टर लक्ष्मण लाल अग्रवाल, अकाउंट नंबर 01104। बैंक मैनेजर फटी हुई आंखों से कुछ देर तक लकी को देखता रहा और फिर तुरंत ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर लक्ष्मण अग्रवाल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस बैंक का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? परेशान मत होइए, लकी ने हंसते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? बस 1 मिनट सर। मैनेजर कंप्यूटर पर बैठ के कुछ टाइप करने लगा और फिर मैनेजर के कहने पर लकी ने ऑथराइजेशन के लिए कुछ और फिंगर स्कैन दिए। हो गया लकी सर। मैनेजर ने स्क्रीन पे दिख रहे ओके बटन को क्लिक किया और सामने लकी का अकाउंट खुल गया। मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए लकी से कहा, मिस्टर लक्ष्मण, आपके अकाउंट में इस समय 90 करोड़ 80 लाख 70 हजार रुपए हैं। मैनेजर की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। इस यंग से लड़की के पास इतना बड़ा खजाना था। ये तो देश के 1% सबसे अमीर लोगों में से एक था। लोग तो इतने पैसों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लकी को स्क्रीन पे दिख रहे इतने बड़े अकाउंट को देख बहुत अजीब महसूस हो रहा था। लकी ने अपने आप को समझाया कि उसे जल्द से जल्द अपने अमीर होने की बात को एक्सेप्ट करना होगा। लकी सर, पैसों के अलावा भी आपके अकाउंट में बहुत कुछ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक मैनेजर ने स्क्रीन पे कुछ टाइप किया और एक बार फिर स्क्रीन पे दिख रहे ओके बटन को क्लिक किया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर 14 खाने वाली स्क्रीन ओपन हो गई। इस स्क्रीन में आपके पास पैसों के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी संपत्ति है उसकी डिटेल्स है, मैनेजर ने समझाया। मैनेजर ने स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे क्लिक किया और अपने ही बैंक की दूसरी ब्रांच की लाइव फीड ऑन कर दी, जिससे पता चला कि लकी के पास एक स्पोर्ट्स कार जिसके नीचे लिखा हुआ था कि वो फरारी की पैगानी कार है।
बैंक मैनेजर ने लकी के लिए बाकी स्क्रीन्स भी एक एक करके ओपन कर दी। एक और बैंक ब्रांच की फीड से पता चला कि लकी के पास सोने की मोटी मोटी कई चेन है और बेशकीमती हीरे जवाहरात भी है। एक और बैंक ब्रांच की डिटेल्स में आया कि लकी के पास पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है और 24 कैरेट के कई नायाब हीरे भी हैं। और चौथी बैंक ब्रांच से पता चला कि 10 कैरेट डायमंड्स के कई सेट, आइवरी के 10 टुकड़े और कई और सोने की चेन भी है। लकी के पास मौजूद धन दौलत देख के मैनेजर की आंखें ही बाहर आ गई। मैनेजर ने आज तक किसी को इतना अमीर नहीं देखा था। इतना क्या, आज तक किसी को इसका 1/4 भी अमीर नहीं देखा था। ठीक है, मुझे एक कार्ड चाहिए, लकी ने बैंक मैनेजर से कहा, जो अभी भी खोया हुआ था। जी जी बिल्कुल, मैं तुरंत ही आपका कार्ड बनवाता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। मैनेजर तुरंत ही इंतजाम करने में जुट गया और 10 मिनट के अंदर ही एक सुप्रीम कार्ड तैयार था। मैनेजर ने सुप्रीम कार्ड की तरफ देखा और लकी की दौलत के बारे में सोचने लगा। ये कार्ड इनके स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है, बट ये उनके बैंक से दिया जाने वाला सबसे बड़े लेवल का कार्ड था। बैंक मैनेजर ने लकी को कार्ड देते हुए कहा, मिस्टर लकी, ये रहा आपका कार्ड, थैंक यू। लकी ने कार्ड लिया, खड़ा हुआ और कमरे से बाहर जाने लगा। मिस्टर लकी, 1 मिनट सुनिए। मैनेजर इतने बड़े क्लाइंट के साथ ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था, उसे पर्सनली बाहर छोड़ना ही होगा। मगर उसके कंप्यूटर सिस्टम पे खुला क्लाइंट्स की दौलत शोहरत की डिटेल्स वाला सिस्टम अभी भी खुला हुआ था। फिंगरप्रिंट मशीन और आंखों का स्कैन करने वाली मशीन, ये सभी कुछ मैनेजर ने अभी तक तिजोरी में वापस नहीं रखा था। और वीआईपी कमरे में मौजूद ये मॉनिटरिंग सिस्टम सीधे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस से कनेक्टेड था। यास्मीन वीआईपी रूम के बाहर गुस्से में खड़ी थी। इतने देर से आखिर अंदर चल क्या रहा है? यास्मीन ने सोचा, कहीं उस लड़के ने बैंक मैनेजर का खून तो नहीं कर दिया। यास्मीन जितना ज्यादा इस बात के बारे में सोच रही थी, उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। यास्मीन वीआईपी रूम के दरवाजे पे जोर से दस्तक देके अंदर से जवाब मांगने ही वाली थी कि तभी लकी एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वीआईपी रूम से बाहर निकला। रुको, यास्मीन चिल्लाई। यास्मीन चुपचाप चलते हुए लकी के पास गई और उसके जैकेट से उसको पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी रूम में चोरी छुपे घुसने की? एक बार मैं चेक कर लूं कि अंदर कुछ गायब तो नहीं है, उसके बाद मैं पुलिस को बुला के तुमको उनके हवाले कर दूंगी, वही पूछताछ करेंगे तुमसे। तुम ये सब क्या बोल रही हो? लकी ने पूछा। जाने दो मुझे। यास्मीन ने लकी का कॉलर कस के पकड़ लिया, लेकिन वो लकी की जेब चेक नहीं कर पाई। समस्या क्या है इस औरत की? लकी ने मन ही मन सोचा। वो तो यास्मीन के साथ बहस भी नहीं कर रहा था, लेकिन यास्मीन ने उसका गिरेबान पकड़ रखा था। ये क्या है? हाँ, यास्मीन को लकी के पास से एक सुप्रीम कार्ड मिला जो लकी की पॉकेट से बाहर झांक रहा था। यास्मीन ने झट से वो कार्ड निकाल लिया और खुश होने लगी, जैसे उसने लकी की चोरी पकड़ ली हो। तुमने ये कार्ड चुराया है, चोर हो तुम, और अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। यास्मीन के दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि शायद ये सुप्रीम कार्ड लकी का तो नहीं। यास्मीन सोच रही थी कि लकी ने वीआईपी रूम में गलती से घुसने का ड्रामा किया था और अंदर उसने शायद बैंक मैनेजर को अपनी बातों में फंसा के ये कार्ड चुरा लिया होगा जब मैनेजर का ध्यान नहीं रहा होगा। छोड़ दो मुझे। लकी को अब उस औरत पे गुस्सा आने लगा था। चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यास्मीन का लकी के प्रति गुस्सा अब और तेज हो चला था। लकी और यास्मीन के बीच में चल रही इस लड़ाई को देख बैंक के बाकी कस्टमर्स भी यास्मीन की मदद करने और लकी को भागने से रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। पर तभी बैंक मैनेजर शशिकांत अपने कमरे में चीजों को वापस तिजोरी में रख वीआईपी कमरे के बाहर आ गया। लकी की दौलत की डिटेल्स देखने के बाद बैंक मैनेजर ये जान चुका था कि लकी इस बैंक का अभी तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कस्टमर था और उसे ये भी पता था कि कंप्यूटर पर लकी के जिस अकाउंट की डिटेल्स उसने देखी थी वो लकी के परिवार से जुड़ा सिर्फ एक अकाउंट था। ऐसे कई और अकाउंट थे जो लकी के परिवार से जुड़े हुए थे। 01 नंबर के अगर एक ही खाते में इतना कुछ था तो सोचो परिवार के बाकी खातों में और कितनी धन दौलत होगी। इतने अमीर लोगों से मिल पाना किस्मत की बात थी और इसलिए बैंक मैनेजर जानता था कि उसे लकी का पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर लकी को बैंक मैनेजर का काम पसंद आया तो ये बैंक मैनेजर के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और साथ ही साथ शशिकांत को भी कई फायदे हो सकते थे। और जैसे ही मैनेजर शशिकांत ने यास्मीन को लकी से उलझते हुए देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। यास्मीन लकी की बेइज्जती कर रही थी और लकी का गुस्सा तेज हो रहा था। ये यास्मीन कितनी नादान है, आग से खेल रही है, अपने साथ साथ ये मेरी नौकरी भी खा जाएगी। बैंक में इतने सारे कस्टमर्स घूम रहे हैं, इस यास्मीन को यही क्लाइंट मिला था लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इस लकी के इशारे से हम दोनों का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रुक जाओ। मैनेजर शशिकांत यास्मीन और लकी के बीच आ जाता है। इससे पहले कि लकी कुछ बोल पाता, यास्मीन ने सुप्रीम कार्ड हवा में हिलाते हुए शशिकांत को दिखाया। यास्मीन की आंखों में चोर पकड़ लेने की खुशी थी और वो मैनेजर से बोली, शशिकांत सर देखिए, इसने वीआईपी रूम से कार्ड चुराया था।
कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ यास्मीन ने मैनेजर से कहा। यास्मीन मन ही मन सोचने लगी, अब तो शशिकांत सर खुश हो जाएंगे, मैंने चोरी होने से जो बचा ली। सर की बड़ी पहुंच है, न्यू सिटी बैंक की बाकी ब्रांचेस में उनका बड़ा दबदबा है। और जब यास्मीन इस ब्रांच में ट्रांसफर होकर आई थी तब से ही शशिकांत सर उससे बहुत खुश थे। यानी अब यास्मीन का प्रमोशन पक्का था। यास्मीन अपने प्रमोशन के सपने बुनने लगी और उसका दिमाग प्रमोशन के बाद मिलने वाले इंक्रीमेंट और सुविधाओं के बारे में सोच सोच के फूला नहीं समा रहा था। वैसे तो शशिकांत सर के चेहरे पे हमेशा ही एक गंभीर एक्सप्रेशन रहता था, लेकिन यास्मीन तब शॉक्ड हो गई जब उनका वो गंभीर एक्सप्रेशन धीरे धीरे तेज गुस्से में तब्दील होने लगा। इससे पहले कि यास्मीन इस गुस्से की वजह समझ पाती, शशिकांत सर की गुस्से से भरी आवाज ने यास्मीन को हिला के रख दिया और वो कांपने लगी। मिस्टर लकी को छोड़ो यास्मीन, ये चिल्लाते हुए बैंक मैनेजर शशिकांत ने यास्मीन के हाथ से सुप्रीम कार्ड झटक दिया और डर के मारे यास्मीन ने लकी को छोड़ दिया। शशिकांत ने यास्मीन को एक तरफ धकेलते हुए वो सुप्रीम कार्ड उठाया। लकी सर, ये रहा आपका कार्ड, मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज, मेरी ही गलती है, मैंने मिस यास्मीन को ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी, मैं शर्मिंदा हूँ। शशिकांत के चेहरे पे घबराहट, चिंता और लकी के प्रति डर साफ साफ नजर आ रहा था। आसपास खड़े बाकी कस्टमर्स भी शॉक्ड थे और ये सब देख यास्मीन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। ये सुप्रीम कार्ड वाकई इस फटीचर का है, यास्मीन ने सोचा। यास्मीन की आंखें फटी हुई थी। यास्मीन चाह के भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। अगर इस फटीचर के पास सुप्रीम कार्ड है, इसका मतलब इसके बैंक अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए हैं। मगर ये तो सिर्फ एक 20 साल का लड़का है। करीब से दिखने वाले इस लड़के के पास इतना पैसा आया कहां से? नहीं, कि नहीं हो सकता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शशिकांत जी, लकी ने मैनेजर को समझाया और सुप्रीम कार्ड वापस अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। थैंक यू लकी सर, लकी के आगे सर झुकाते हुए बैंक मैनेजर शशिकांत ने कहा और अगले ही पल सर उठाते ही वो यास्मीन पे भड़कने लगा। तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो यास्मीन? तुरंत लकी सर से माफी मांगो। यास्मीन इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? मैनेजर ने मन ही मन सोचा। उनके सामने खड़े मिस्टर लकी बहुत अमीर है और उनसे इज्जत में पेश आना बेहद जरूरी है। यास्मीन ने घबराहट में तुरंत ही लकी के आगे सर झुकाते हुए कहा, लकी सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना मतलब इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दिया और आपके ऊपर हाथ भी उठाया, ये मेरी गलती है और मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। लकी ने यास्मीन की बातों को दरकिनार किया और वहाँ से चलता बना। लकी सर, बैंक मैनेजर ने पीछे से आवाज दी, आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा सर और मैं आपका हर काम करवा दूंगा। मैनेजर शशिकांत इस मौके से बहुत खुश था। इतने अमीर इंसान से मिलना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए लकी की चापलूसी में लगा हुआ था। ओके शशिकांत जी, लकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिर ये मैनेजर सीधा हो ही गया। वहीं शशिकांत ये सोच सोच के खुश हो रहा था कि लकी ने उसे पहले नाम से पुकारा था। उनके सबसे अमीर कस्टमर को उसका पहला नाम याद हो गया था। जिस लड़के को पहले शशिकांत एक गरीब फटीचर समझ रहा था, वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। मगर फिर भी उसमें जरा भी घमंड नहीं था। लकी बैंक से बाहर निकला और एक टैक्सी में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ निकल गया। जैसे ही लकी अपने कॉलेज में दाखिल हुआ, उसका पांव अचानक से कीचड़ में गड्ढे में चला गया, जिससे उसके पांव और कपड़ों पर कीचड़ लग गया। लकी ने अपनी घड़ी में समय देखा और अपनी क्लास की तरफ भागा, जहां ऑलरेडी मिश्रा सर पोडियम पर खड़े होकर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने अपनी तिरछी नजर से लकी को क्लास में घुसते हुए देख लिया और उनके चेहरे पर एक बार फिर निराशा उभर आई। अपनी गलती को महसूस करते हुए लकी ने भी शर्म से अपना सर झुका लिया। कॉलेज के सभी टीचर्स में से मिश्रा सर लकी के फेवरेट थे। बाकी के टीचर्स लकी को इग्नोर करते थे क्योंकि वो गरीब था और कुछ तो लकी की गरीबी का सबके सामने ही मजाक भी उड़ाते थे। सिर्फ मिश्रा सर ही थे जो लकी को बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही समान ट्रीट करते थे। लकी चुपचाप क्लासरूम के अंदर आ गया। उसे पता था क्लास के बाकी बच्चे उसे ही घूर रहे थे और लकी को उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। ये फटीचर लकी तो हमेशा टाइम पे क्लास आता था, आज क्या भीख मांगने में लेट हो गया? उसका पैंट तो देखो कितना गंदा है। क्या इसके पास कोई साफ कपड़े नहीं है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस फटीचर के पास नए कपड़ों के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये तो बस मांगे हुए फटे पुराने कपड़े पहनता है। क्लास में बैठे कुछ लड़के लकी का मजाक उड़ाए जा रहे थे और आगे बैठी लड़कियां भी मुंह पे हाथ रख के उनके इस मजाक से लकी के ऊपर हंस रही थी। वो तरस भरी निगाहों से लकी को देख रही थी। चुप हो जाओ, मिश्रा सर ने कहा, और क्लास में ध्यान दो। पूरे लेक्चर के दौरान लकी को इस बात का एहसास था कि मिश्रा सर एकटक उसी को देख रहे थे और उनकी आंखों में लकी को निराशा नजर आ रही थी, जैसे लकी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हो। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म हो गया। कल मिलेंगे। मिश्रा सर ने अपनी किताबें उठाई और कमरे के बाहर निकल गए।
डिम्पल। तभी क्लास के बाहर से आवाज आई। हर कोई उस आवाज की दिशा में मुड़ा और देखा कि वो राहुल की आवाज थी। राहुल सीधे क्लास में आया और डिम्पल की तरफ बढ़ने लगा, जो खिड़की के पास बैठी हुई थी। डिम्पल तुरंत खड़ी हो गई और उसने राहुल को हक कर लिया। राहुल ने भी डिम्पल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। क्लास में मौजूद कई स्टूडेंट्स ये नजारा देख शॉक्ड होके लकी की तरफ देखने लगे कि लकी डिम्पल का बॉयफ्रेंड था और उनको ये नहीं पता था कि लकी और डिम्पल का ब्रेकअप हो गया था। लकी घृणा के साथ ये सब देख रहा था। लकी को पता था कि राहुल क्लास की 5 और लड़कियों को अपने साथ उसी होटल में पहले भी ले जा चुका था और डिम्पल उसका नया शिकार थी। मगर अब लकी के मन में डिम्पल को बचाने की कोई इच्छा नहीं थी। राहुल डिम्पल की कमर में हाथ डाल लकी के बगल से उसे चिढ़ाते हुए जाने लगा। बेबी 1 सेकंड रुको ना, डिम्पल ने राहुल से कहा और लकी के पास दोनों रुक गए। रुकते ही डिम्पल ने अपना फोन बाहर निकाला। क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे तुम जैसे फटीचर का दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लो अपना मोबाइल वापस, जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, रख लो, काम आएगा तुम्हारे। लकी ने उस महंगे फोन की तरफ देखा और फिर वो फोन ले लिया। तुम्हें तो आई थिंक 6-7 महीने काम करना पड़ा होगा ये फोन खरीदने के पैसे जुटाने के लिए, मिस्टर फटीचर लकी। डिम्पल ने अपनी जेब से नया नवेला सबसे महंगा फोन निकालते हुए लकी को ताना मारते हुए कहा, ये लेटेस्ट और सबसे महंगा फोन है, तुम्हारे फटीचर फोन की तरह नहीं। राहुल ने लकी को ताना मारते हुए कहा, अरे इस जैसे लूजर की औकात के बाहर है बेबी तुम्हारा यह नया फोन। डिम्पल ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें 6 महीने मिन्नतें करी, तब जाके ये तुम 3rd क्लास का फोन खरीद पाए थे डिम्पल के लिए। तुम्हें क्या लगा था तुम जैसा फटीचर डिम्पल जैसी हाई क्लास लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएगा? क्यों अपना मजाक उड़ाने पे तुले हो लकी? भूल जाओ डिम्पल को। और हाँ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे, आज के बाद डिम्पल के बारे में सोचना भी मत। अगर मुझे पता चला कि तू डिम्पल के करीब भी गया तो तुझे बहुत पछतावा होगा, समझा? राहुल, इस फटीचर से बात करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। क्या हम उस 5 स्टार होटल में जाके लंच करें? डिम्पल ने लकी को दरकिनार करते हुए कहा, पहले मुझे बेबी कह के बुलाओ। राहुल ने हंसते हुए कहा, बेबी चलो ना। डिम्पल ने लकी के सामने ही राहुल से फ्लर्ट करते हुए कहा। डिम्पल, ये क्या घटिया हरकत है? क्लास में मौजूद एक छोटी सी हाइट वाली लड़की ने डिम्पल से झिड़कते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लकी से ब्रेकअप कर लोगी। मुझे शर्म आ रही है तुम पे। साक्षी, तुझे क्या लेना देना इस बात से? डिम्पल भड़कते हुए बोली। जब लकी और डिम्पल एक साथ थे तब साक्षी डिम्पल की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। साक्षी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। लकी और डिम्पल की जब भी लड़ाई हुआ करती थी तो डिम्पल साक्षी से ही सही गलत के बारे में उसकी राय लिया करती थी। तुमने लकी जैसे लड़के को छोड़ दिया, वो भी इस राहुल के लिए? साक्षी ने पूछा। तुम लकी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब तुम बीमार थी और बिस्तर तक से नहीं उठ पाती थी तब लकी ने तुम्हारे लिए पूरे महीने अपने हाथ से लंच और डिनर बना के भेजा था। और जब तुम पहाड़ों पे घूमने गई थी और तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी तब लकी ने ही तुम्हें अपनी गोद में उठा के मीलों पैदल चल के उस पहाड़ से नीचे उतारा था। क्या तू ये सब भूल गई? तुम अच्छे से जानती हो लकी अपनी पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जब तुम्हें नया फोन चाहिए था तो लकी ने महीनों मेहनत करके पैसे बचा के तुम्हें वो फोन दिलाया था। और तुम आज इस तरह उसका बदला चुका रही हो, लकी के साथ ब्रेकअप करके और उसका मजाक उड़ा के। डिम्पल ने झिड़कते हुए जवाब दिया, मैंने कभी उसे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया। अगर उसने अपनी बेवकूफी में ये सब किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, और क्या हुआ अगर उसने मेरे लिए मोबाइल खरीद लिया तो? एक मामूली सा ही तो मोबाइल था वो। और अब जब मेरे पास ये महंगा मोबाइल है तो मुझे इस घटिया मोबाइल की क्या जरूरत? साक्षी ने निराशा में अपना सर हिलाते हुए कहा। डिम्पल, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब है? क्या पैसा ही तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है? हाँ, डिम्पल ने हंसते हुए कहा। डिम्पल ने साक्षी को घूरना शुरू कर दिया और बोली, मैं एडमिट करती हूँ मुझे पैसों से प्यार है, इसमें गलत क्या है? डिम्पल ने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, कम ऑन बेबी, लेट्स गो। इन दोनों गरीबों को देख मुझे उल्टी आ रही है। डिम्पल ने लकी और साक्षी को घृणा भरी नजरों से घूर के देखा और फिर तुनक के राहुल के साथ क्लास से बाहर चली गई। तुम ठीक हो? साक्षी ने आगे लकी की तरफ टेंशन में बढ़ते हुए पूछा। सच कहूँ तुम उस डिम्पल के बिना ही अच्छे हो। तुमने उसका असली रूप तो देख ही लिया है। तुम्हें उस जैसी लड़की की वजह से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लकी ने साक्षी की नर्म दिली देखते हुए हंस के जवाब दिया। अब उसको अपने ब्रेकअप के बारे में सोच के बेहतर महसूस हो रहा था। गुड, साक्षी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। चलो, उस कमीनी से पीछा छुटा है तुम्हारा, सेलिब्रेट करते हैं मिलके। ट्रीट मेरी तरफ से। और हाँ, बहस करने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम सन एंड मून रेस्टोरेंट में चले कॉलेज के बाहर? सन एंड मून बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था और ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही वहाँ जाके खाना अफोर्ड कर पाते थे। नहीं, आज नहीं। मैं नहीं चाहता हम वहाँ जाएं और ये डिम्पल फिर हमसे टकरा जाए। लकी जानता था कि डिम्पल राहुल के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाने वाली थी। मगर एक दिन मैं तुम्हें सिल्वर मून रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा।
सिल्वर मून शहर का सबसे लग्जरियस रेस्टोरेंट था। ये वो रेस्टोरेंट था जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स ने बस सुना ही था, बट कोई वहां जाके खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। साक्षी ये बात सुन के चौंक गई। लकी तो कभी सस्ते महंगे की बात नहीं करता था, इसे आज क्या हो गया? क्योंकि सिल्वर मून तो लकी की औकात से कोसों दूर था। क्या लकी का दिल टूटा है इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है? साक्षी ने सोचा अगर ऐसा है तो समय के साथ लकी को शांत हो जाना चाहिए। साक्षी को थोड़ी शर्म आ रही थी, बट वो हंसने लगी और फिर वो लकी के पीछे पीछे बोली, ठीक है मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी ट्रीट का। सच कहूँ मैं कभी सिल्वर मून होटल नहीं गई। वो नहीं जानती थी कि लकी दुनिया के सबसे महंगे सिल्वर मून होटल में एक बार क्या हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकता था, और उसकी दौलत में से एक दिन का भी कम नहीं होता। तभी साक्षी की दो दोस्तों ने साक्षी को अपने पास बुला लिया और लकी वहीं अकेला खड़ा रह गया। तभी वहाँ लकी के दो दोस्त प्रीतम और गर्वित आ गए और लकी को खींच के कैफेटेरिया ले गए। वो तीनों जैसे ही कैफेटेरिया के एंट्रेंस पे पहुँचे, गर्वित वहीं रुक गया। उसने अपने फोन में कुछ देखा और चिल्ला के बोला, हे भगवान, देखो ये अमित फिर से ऑनलाइन अपना मजाक बना रहा है। अपना हॉस्टल वाला चैट ग्रुप खोल के देखो। प्रीतम और लकी ने अपने मोबाइल खोले और हॉस्टल का चैट ग्रुप ओपन करके देखने लगे। अमित ने जस्ट अभी एक मैसेज ग्रुप पे भेजा था, दोस्तों आज तुम्हारा भाई अमित ये सबको इन्फॉर्म करना चाहता है कि मैं अब सिंगल नहीं हूँ, जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज लंच पार्टी मेरी तरफ से है। चलो इसे फाइनली कोई लड़की तो मिली, थक गया था बेचारा सिंगल जिंदगी जी जी के, लकी ने कहा और प्रीतम भी हंसने लगा। चलो हॉस्टल चलते हैं और अमित के मजे लेते हैं। ये कह के वो तीनों मुड़े और हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो हॉस्टल में घुसे तो उन्होंने देखा कि अमित एक बेड पे एक लड़की का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। तुम लोग आ गए, अमित ने लड़की का हाथ छोड़ते हुए कहा और खड़ा होके अपने दोस्तों को देख के खुश होने लगा। अमित कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम में था, उसकी कद काठी काफी एथलेटिक थी और उसके डोलो शोलो का तो क्या कहना। हेलो गाइस, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी, ये म्यूजिक सीख रही है। ये कहते हुए अमित ने अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया। ये तीनों मेरे रूममेट्स हैं, लकी, प्रीतम और गर्वित। रोशनी ने खड़े होके तीनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। गर्वित ने रोशनी की तरफ देखा और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। रोशनी की आंखें बहुत सुंदर थी, दुबली पतली कमर और दिल में उतर जाने वाली मुस्कान। ये तो बहुत खूबसूरत है, उसने सोचा। चलो रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने चलते हैं, रोशनी की फ्रेंड्स भी वहीं आ रही हैं। चलो तुम लोग भी फटाफट रेडी हो जाओ। फिर अमित ने लकी की तरफ मुड़कर कहा, लकी तू डिम्पल को क्यों नहीं बुला लेता? हर कोई जानता था कि लकी गरीब था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी महंगी जगह खाना खिलाने नहीं ले जा सकता था। इसलिए अमित ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त लकी की मदद करेगा। हम कॉन्ट्री करेंगे, लकी ने गुस्से में कहा। कॉन्ट्री? सही में? अमित ने शॉक्ड होके कहा। प्रीतम ने अमित की तरफ देखा और वो सारी बात समझ गया। कॉन्ट्री का एक ही कारण था, लकी का गरीब होना। जल्दी चलें। रोशनी ने अपना फोन देखा और सबसे बोली, मेरी फ्रेंड ऑलरेडी रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी है और वो बहुत भूखी हैं और हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मेरी जान ले लेंगी। ओके चलो तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ, हम लोग अगले 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। अमित ने रोशनी का हाथ थामते हुए अपने दोस्तों से कहा, चलो रोशनी हम बाहर इन तीनों का वेट करते हैं। अमित रोशनी के साथ हॉस्टल रूम के बाहर आ गया और बार बार कमरे की तरफ देखने लगा। रोशनी वहीं अपना मुंह फुलाए खड़ी हुई थी। क्या हुआ बेबी? अमित ने पूछा। रोशनी ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त कुछ ज्यादा ही एवरेज और लूजर टाइप नहीं है? खुद देखो ना तो गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना ही प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई खास बात है। चलो लकी फिर भी थोड़ा ठीक दिखता है, लेकिन उसके कपड़े देख के साफ समझ आता है कि उसकी जेब टाइट है। मैं इन लोगों को अपने फ्रेंड से क्या कह के मिलवाऊंगी? अमित को ये बात सुन के अजीब लग रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ इन्हें किसी ब्लाइंड डेट पे थोड़ी ना भेज रहे थे, तो फिर तुम इनके लुक्स के बारे में इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी फ्रेंड सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही है? रोशनी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें, भले ही उन्होंने मुझे सामने से नहीं कहा, मगर वो तुम्हारे दोस्तों से ही मिलने आ रही है, ये देखने कि क्या वो बॉयफ्रेंड मटेरियल है या नहीं। मैंने तुम्हारी फोटो अपनी दोस्तों को दिखाई थी और उन्हें लगा था कि तुम्हारी दोस्त भी दिखने में तुम्हारी तरह टॉल और हैंडसम है। रोशनी ने झिड़कते हुए कहा, सॉरी बेबी, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि ये तीनों बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। अमित के चेहरे पे परेशानी थी। दरअसल अमित स्पोर्ट्स कोटा से था, लेकिन स्पोर्ट्स विंग में जगह न होने के कारण उसको लकी, गर्वित और प्रीतम के साथ दूसरे विंग में रूम असाइन किया गया था। एक काम करो, तुम अपने दोस्तों को बोल दो कि आज का लंच कैंसिल हो गया है। रोशनी ने सुझाव दिया। वैसे भी वहाँ जाके उनकी बेइज्जती ही होगी। कैंसिल कर दूं? बिल्कुल नहीं। अगर अब मैं लंच कैंसिल करूंगा तो बड़ा अजीब फील होगा सबको और इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है तो फिर चलो, लेकिन वहाँ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होंगी, रोशनी ठिनक के बोली। तभी रोशनी के पास उसकी रूममेट का फोन आता है और रोशनी फोन उठा के बात करने लगती है। कोयल तुम लोग पहुँच गए?
कैसी जगह है? रोशनी, जब तुम यहाँ आओगी तो खुद देख लेना। मैं इनको साथ लेकर जल्दी आती हूँ, बस थोड़ी देर और। रोशनी जब कोयल से फोन पे बात खत्म करती है तब तक लक्की, गर्वित और प्रीतम रेडी होके कमरे से बाहर आ जाते हैं। अमित देख, तेरा भाई कितना स्मार्ट लग रहा है। गर्वित अपनी हाफ टी शर्ट अमित को दिखाते हुए उससे पूछता है। सेक्सी मेरे भाई। अमित गर्वित के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है। अमित खुश था। भगवान का शुक्र है कि रोशनी ने लंच कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि अगर ये लंच कैंसिल हो जाता तो सबके सामने अमित की चोट हो जाती। अमित ने लक्की की तरफ देखा जो गर्वित के पीछे पीछे बाहर जा चुका था, और उसने गुस्से में लक्की से कहा, लक्की तूने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने यार? मेरी फ्रेंड्स की क्या गलती? रोशनी ने चिल्लाते हुए पूछा। लक्की, क्या तुम उनके लिए तैयार नहीं हो सकते थे? लक्की, अच्छा तो दिख रहा है, तुम क्या चाहती हो? कैसे कपड़े पहने वो? गर्वित ने रोशनी से कहा। वो अमित नहीं है, लकी है, और वो कभी भी अमित की तरह नहीं दिख सकता। रोशनी ने निराशा से सर हिलाया। उसकी रूममेट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाली थी। ये लंच का प्लान एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाला था। समय बर्बाद मत करो और चलो यहाँ से, रोशनी ने सबसे कहा, और वो सब रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। 3 सुंदर सी लड़कियाँ बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो तीनों बहुत सुंदर लग रही थी, और ये बात साफ दिख रही थी कि वो तीनों अमीर परिवारों से थी। कोयल के घने सुंदर लंबे बाल थे, वो बेहद गोरी थी, और उसका छोटा सा प्यारा सा चेहरा था जिस पे टिमटिमाती बड़ी बड़ी आंखें थी, सीधी सुंदर नाक और प्यारे से होठ। वो किसी फेरी टेल से निकल कर आई प्रिंसेस जैसी लग रही थी। उन तीनों लड़कियों में वो सबसे सुंदर थी। सभी की नजरें सिर्फ उसी पे टिकी हुई थी। कोयल, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है? कोयल के फ्रेंड ने उसके माथे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओह, कोयल ने अपने फोरहेड को छुआ। उसके प्यारे से चेहरे पे हल्का सा गुस्सा था। मुझे याद मत दिलाओ। याद है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं बिजनेस के काम से न्यू सिटी बैंक गई थी पापा के साथ। बस वही मैं एक गधे से टकरा गई जिसने मेरे सर पे दरवाजा दे मारा। ओह, तो उसने तुमसे माफी मांगी? कोयल की फ्रेंड ने पूछा। न्यू सिटी बैंक के कस्टमर तो बड़े हाई क्लास होते हैं ना? कोयल ने अपने फोन से अपने चेहरे का फोटो लिया और उसको ध्यान से देखने लगी। किस्मत से वो चोट बहुत गहरी नहीं थी। कोयल ने अपना फोन नीचे रखा और अपनी दोस्त की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। उसने माफी तो मांगी थी, मगर सच कहूँ तो उसको वहाँ देख के मैं शॉक्ड हो गई थी। तुम लोग तो जानते ही हो ना न्यू सिटी बैंक किस तरह के कस्टमर से डील करता है। हाँ, हाई क्लास कस्टमर्स। कोयल की फ्रेंड ने कहा। मतलब ये इंसान हाई क्लास सोसाइटी से नहीं था? एग्जैक्टली। न्यू सिटी बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को कार्ड देता है जिनके अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपए हो। कोयल ने कहा। मतलब वो कोई गरीब था? कई लोग कहते हैं अमीर लोग तो अक्सर साधारण कपड़े पहनते हैं, जितने ऑर्डिनरी कपड़े उतना ही अमीर इंसान। कोयल की फ्रेंड ने कहा। हो सकता है वो कोई अमीर आदमी हो जो एक लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहा हो। कोयल, हमें उसके बारे में सब सच बताओ। कोयल को चिढ़ होने लगी। बाद में जब वो बैंक मैनेजर वहाँ आया तब पता चला कि उस लड़के के पास तो कार्ड भी नहीं था। मुझे तो लगता है वो कोई बेवकूफ था जो गलती से न्यू सिटी बैंक के अंदर आ गया था। हो सकता है उसको लगा हो कि बाकी बैंक के कार्ड्स भी यहाँ चल जाएंगे। अगर वो बेवकूफी मुझसे हुई होती तो मैं तो शर्म से ही मर जाती। कोयल की दूसरी दोस्त ने कहा। उसके बाद तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी और मैं वहाँ से पापा के साथ निकल आई। कोयल ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। लेकिन अब दोबारा अगर वो मुझे कहीं मिला और अगर उसने कोई हरकत करी तो मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगी। वो कोई बच्चा थोड़ी है जो दोबारा गलती करेगा। कोयल की फ्रेंड ने कहा। क्या उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है? मुझे तो लगता है ये बेवकूफ जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली इसकी। ऐसे लड़के के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी? जाने दो, उसके बारे में बात करके मेरा मूड मत स्पॉइल करो। वैसे भी उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा। कोयल ने चैन की सांस लेते हुए कहा। अभी तक ये रोशनी बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं आई? कोयल ने अपना फोन उठाया और फोन में अमित की फोटो देख के आहें भरने लगी। मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत पसंद है। क्या सही बॉडी है उसकी, और कितना हैंडसम है। ही इज जस्ट माई टाइप। अगर ये अमित का एक भी दोस्त उसके जितना स्मार्ट हुआ तो उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। समझ गई ना तुम दोनों? कोयल ने आंख मारते हुए कहा। वाह बेटा, वेरी स्मार्ट। कोयल की फ्रेंड ने कहा। रोशनी ने बताया था उसका बॉयफ्रेंड स्पोर्ट्स टीम में प्लेयर है, मतलब वो बड़ा फिट है। अब देखना ये है कि इस अमित के फ्रेंड्स कितने हैंडसम और फिट हैं। तीनों लड़कियां आपस में बात करके हंसने लगी। वो तीनों एक दूसरे की ड्रेसेस को भी देख रही थी और लड़कों के आने के पहले फाइनल मेकअप टचेस कर रही थी। फाइनली रोशनी, अमित, लकी और बाकी दोस्त होटल पहुंचे। तुम लोग चलो, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। लकी को अपने कपड़ों पे कुछ सफेद निशान दिख रहे थे तो वो उन्हें साफ करना चाहता था। गर्वित और प्रीतम ने जैसे ही कोयल और उसकी दोस्तों को देखा तो उनका मुंह उन लड़कियों की खूबसूरती देख के खुला का खुला रह गया।
गर्वित तो शर्मा गया और वो धीरे धीरे चलने लगा और प्रीतम नर्वस होते हुए अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर चढ़ाने लगा। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है। रोशनी ने अपनी फ्रेंड्स की तरफ बढ़ते हुए पूछा। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा और उसके पीछे खड़े प्रीतम और गर्वित को देखकर उनकी मुस्कुराहट जम सी गई। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर बाल्टी भर के ठंडा पानी डाल दिया हो। प्रीतम बहुत ही लल्लू सा लग रहा था और गर्वित भी एकदम साधारण लड़के की तरह दिख रहा था। तीनों लड़कियों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन लड़कों की तरफ एक नजर देखने के बाद ही वो तीनों लड़कियों ने अपना मुंह फेर लिया और तीनों निराश हो चुकी थी। अपनी दोस्तों का रिएक्शन देख के रोशनी शर्म से पानी पानी हो गई। रोशनी को पता था यही होने वाला है। रोशनी ने पलट के गुस्से से अमित की तरफ देखा जो नर्वसली स्माइल करते हुए अपनी बगले झांक रहा था। चलो बैठते हैं, अमित ने कहा। प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम उधर मानसी के बगल में। अमित ने ये सिटिंग अरेंजमेंट बताया ही था कि तभी दिशा उठ के मानसी के बगल में जाके बैठ गई। इस बात से ये तो साफ था कि वो दोनों गर्वित और प्रीतम के आसपास भी नहीं बैठना चाहती थी। अमित को अपने दोस्तों के बारे में बुरा फील हो रहा था। दिशा और मानसी उन लड़कों को इग्नोर कर अपने अपने फोन्स पे बात करने लगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ये बहुत ही रूड बिहेवियर था उन लड़कियों का। उस टेबल पे टोटल 4 लड़की के स्टूल्स थे। हर स्टूल पे 2 लोग बैठ सकते थे। दिशा और मानसी साथ साथ बैठ चुके थे। प्रीतम और गर्वित भी। अमित और रोशनी एक साथ बैठ गए। बस कोयल अकेली थी। अमित और रोशनी दोनों को चिंता हो रही थी। कोयल रोशनी के रूममेट्स में से सबसे खूबसूरत थी, साथ ही बहुत ही चूजी भी थी। भगवान जाने जब लकी आएगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगी। भले ही लकी उतना खराब नहीं दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए थे। अमित ने सबसे पूछा कि वो लोग क्या खाना चाहते हैं। दिशा और मानसी इतना सुनते ही मेन्यू में डूब गईं और बाकी सबको इग्नोर करने लगी। रोशनी तो बता रही थी तुम्हारे साथ 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर यहाँ सिर्फ 2 क्यों हैं? वो तीसरा कहाँ गया? जानने के लिए सुनते रहे इंस्टा मिलियनेयर ओनली ऑन पॉकेट FM. Download the Pocket FM app now.